Hello and welcome to IYF Education and Initiative by Indian Youth Foundation। सो गाइज आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की बुक समकालीन विश्व में राजनीति का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो गाइज इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमने कुछ पीछे चैप्टर का रिकॉल करना चाहते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था शीत युद्ध के कारण जो विश्व था वो दो गुटों में बंट गया था। पहला गुट पश्चिमी था, दूसरा गुट पूर्वी था, जिस वजह से जो विश्व था वो एक दो ध्रुवीयता व्यवस्था का उसने शुरुआत की। तो अब इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि वो जो दो ध्रुवीय व्यवस्था स्टार्ट हुई थी वो किस तरीके से खत्म हुई और उसका अंत किस प्रकार हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर के कुछ मुख्य बिंदु के साथ। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। उसके बाद हम गोर्बाचेव और सोवियत संघ के विघटन के बारे में जानेंगे कि गोर्बाचेव ने किस प्रकार सोवियत संघ में अर्थव्यवस्थाओं को सुधार किए और उनसे किस प्रकार सोवियत संघ का विघटन हुआ, विघटन के कारण क्या थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे विघटन के परिणाम क्या हुए। सोवियत संघ जब खत्म हो गया, जब वो टूट गया या खत्म हो गया तो उसके इम्पैक्ट विश्व राजनीति पर क्या पड़े। फिर हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी, एक प्रकार ये मतलब शॉक थेरेपी क्या थी, इससे क्या फायदे और नुकसान हुए सोवियत संघ को। फिर हम शॉक थेरेपी के परिणाम पढ़ेंगे। उसके बाद सोवियत और भारत के साथ के संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे। तो गाइस ये जो है सोवियत संघ का जन्म या सोवियत संघ अस्तित्व में कैसे आया। तो 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ अस्तित्व में आया, यानी यूएसएसआर सोवियत गणराज्य संघ, समाजवादी सोवियत गणराज्य संघ इसकी फुल फॉर्म। दो ध्रुवीय व्यवस्था यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौर चला और इसी दौरान विश्व के अधिकांश देशों में कोई अमेरिका के गुट में गया और कोई सोवियत संघ के गुट में गया, जिससे क्या हुआ, विश्व दो ध्रुवों में बंट गया और इसे ही दो ध्रुवीय व्यवस्था कहा गया। सोवियत संघ को दूसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, जैसा पहली दुनिया के नाम से अमेरिका को जाना जाता है और तीसरी दुनिया को गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए देशों के नाम से जाना जाता है। तो अगला टॉपिक है हमारा सोवियत प्रणाली, जो इस प्रकार है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था एक राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, अर्थात जो भी कार्य अर्थव्यवस्था को लेकर किया जाता था वो सारे के सारे राज्य ही निर्धारित करती थी और वहां पर निजी कंपनियां या निजी स्वामित्व की कोई जगह नहीं थी। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा, यानी कि सालों साल शुरू से ही 1917 से लेकर और अभी तक सोवियत संघ के विघटन तक केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा रहा। थर्ड है निजी स्वामित्व और मुक्त बाजार का विरोध, यानी कि जो सोवियत प्रणाली थी वो निजी स्वामित्व पर बिल्कुल विरोध में थी और दूसरा मुक्त बाजार का भी वो कड़ा विरोध करती थी, यानी कि जो संपत्ति है उस पे संपत्ति पर निजी स्वामित्व न होकर वह सामूहिक स्वामित्व की बात समर्थन करती थी और मुक्त बाजार का वो विरोध करती थी, जिसमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को वो ज़्यादा महत्व नहीं देती थी। चौथा, अपने नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा प्रदान कराना, यानी कि नागरिकों को जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं प्रदान कराना सरकार का ही काम था। पांचवा, उत्पादन के साधनों पर राज्यों का नियंत्रण था, यानी कि जो भी उत्पादन होता था उस देश में, सोवियत संघ राज्यों में, उन सभी पर नियंत्रण सरकार का होता था और वही उत्पादनों पर नियंत्रण करके वितरण जो होता था सभी को बराबर बराबर करती थी। उन्नत संचार प्रणाली थी, जो संचार प्रणाली वहाँ की जो संचार व्यवस्था थी बहुत ही उन्नत और बहुत ही अच्छी थी। स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की चीज़ें प्रदान कराना सरकार का ही काम था, यानी कि जो भी फैसिलिटीज़ होती थी, जो भी सुविधाएं होती थी स्वास्थ्य संबंधी या शिक्षा, बच्चों की देखभाल करना और लोगों के कल्याण के लिए नीतियाँ बनाना या चीज़ें प्रदान करना, ये सारा का सारा काम सरकार का ही होता था और वह भली भली भांति तरीके से करती थी। अब देखिए, अब जो हम पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे कि इतनी सारी व्यवस्था अच्छी होने के बावजूद भी सोवियत संघ में क्या ऐसी कमी आई जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। हमने सोवियत प्रणाली में पढ़ा कि सरकार जो है अपना काम बखूबी निभा रही थी, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, बच्चों की देखभाल, हर प्रकार की सुविधाएं जो थी वो सरकार दे रही थी, उनको नागरिकों को अपनी दे रही थी। लेकिन ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो सबसे पहला जो कारण था वो था हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, जिसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी।
अब क्या था कि सोवियत संघ निरंतर अमेरिका से बराबर शक्ति संतुलन करता रहता था, यानी हथियारों की होड़ में वो निरंतर लगा रहता था, जिसकी वजह से उसने अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान कम दिया और उसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। दूसरा कि नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाए। अब दरअसल क्या था कि सोवियत संघ ने जिन देशों से जो वादे किए थे कि वादे करके अपने संघ में शामिल किया था, अब वह देश उन देशों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। अर्थात सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के साथ साथ वह सोवियत संघ अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ उन देशों की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर कर रहा था, जिस वजह से जो नागरिक थे वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत ही नाखुश थे। 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप के कारण उसकी स्थिति और कमजोर हो गई, यानी कि एक तो पहले से ही सोवियत संघ अपनी आर्थिक मंदी, अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर की मार झेल रहा था, लेकिन फिर भी वह अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, अमेरिका को हराने के लिए वह अफगानिस्तान में हो रहे युद्ध में हस्तक्षेप करता है, जिसकी वजह से उसकी स्थिति बहुत और ज़्यादा खराब हो जाती है। इससे क्या, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो जाती है, जिससे खाद्यान्न का आयात बढ़ता चला गया, यानी कि जो उसकी खाद्यान्न जो वस्तुएं थी, जो उपभोक्ता वस्तुएं थी या उत्पादन की जो वस्तुएं थी, वो उसमें अब कमी आ गई थी। अब वे सारा का सारा जो भी संसाधन थे वो हथियार बनाने में लगाते थे, जिस वजह से उपभोक्ता वस्तु में कमी आई और उन्होंने खाद्यान्नों का आयात करना शुरू कर दिया, जिससे महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी। संघ में 15 देशों को मिलाकर सोवियत गणराज्य बना था, जिसमें रूस का अधिक दबदबा था। और एक जो जो संघ बना था उसमें 15 देशों को मिलाकर एक संघ बनाया गया था, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा जो दादागिरी थी या दबदबा कहो या वर्चस्व कहो, वो रूस की चलती थी, जिस वजह से सारे जो देश थे 14 राष्ट्र वो एक अपने आप को थोड़ा ठगा हुआ महसूस करते थे, जिस वजह से ये क्या थी, सोवियत संघ की कमियां थी। अब देखिए गोर्बाचेव की नीतियां, यानी कि इन सारी समस्याओं के बाद गोर्बाचेव जब 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के जब महासचिव बने, उसके बाद फिर ये राष्ट्रपति भी बने। 1985 में इनको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया सोवियत संघ की। उसके बाद इन्होंने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए और बहुत सी नीतियां इन्होंने चालू की। तो सोवियत संघ को पश्चिमी देशों की बराबरी में लाने के लिए इन्होंने कई सुधार किए। तो गोर्बाचेव ने सुधार के लिए जो नीति अपनाई थी वो थे पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई। अब पेरेस्ट्रोइका क्या होता है? पेरेस्ट्रोइका होता है पुनर्रचना, यानी कि अर्थव्यवस्था को दोबारा से उसकी पुनर्रचना करना, जो चीज़ें खराब हैं उनको ठीक करना। और ग्लास नोस्ट का मतलब होता है खुले द्वार की नीति, यानी खुलापन करना, यानी बाजारों को ओपन कर देना, अन्य देश विदेशों के साथ बाजारों को चलन करना और मुद्रा का विनिमय करना। तो पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने का फैसला किया। अब उन्होंने क्या सोचा, जब गोर्बाचेव राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सोवियत संघ की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए उन्होंने पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य किया और अपने देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने की बात की। गोर्बाचेव ने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई, यानी जो निरंतर 1945 से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो हथियारों की होड़ चल रही थी उसे गोर्बाचेव ने आकर समाप्त किया और उस पर रोक लगाई। इसके साथ साथ जर्मनी का एकीकरण किया, यानी कि जो शीत युद्ध के दौरान, यानी 1953 के आसपास 53 से 58 के अप्रॉक्स, इस टाइम जो शीत जर्मनी था उसका विभाजन हुआ, यानी शीत युद्ध में जर्मनी का विभाजन हुआ था और शीत युद्ध के दौरान ही जर्मनी का एकीकरण में यह एकीकरण के साथ शीत युद्ध का अंत हुआ। देखिए सोवियत संघ के विघटन के कारण, अगला जो टॉपिक है सोवियत संघ का विघटन के कारण क्या क्या थे, कि सबसे पहला जो कारण था वो था सोवियत संघ की राजनीति और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाएं पूरा ना कर सकी। यानी कि सोवियत संघ में जो राजनीतिक संस्थाएं थी और जो आर्थिक संस्थाएं थी वो अंदरूनी रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, उनमें भ्रष्टाचार फैल गया था, जिस वजह से वो लोगों की जो ज़रूरतें थी, लोगों की जो आकांक्षाएं थी, उनको वो पूरा नहीं कर पा रही थी, जिससे लोगों में आक्रोश हुआ और वह इस व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे। दूसरा, बर्लिन की दीवार का गिरना, यानी कि शीत युद्ध में जब बर्लिन की दीवार बनी
तो उसको शीत युद्ध का प्रतीक माना गया। और जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरी उसी दौरान शीत युद्ध जो था वो खत्म हो गया और सोवियत संघ का उसको विघटन का प्रतीक माना गया। संसाधनों का अधिकांश उपयोग परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामानों पर लगाया गया तथा अपने संसाधन को पूर्वी यूरोप के पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किया, जिससे वह उसे नियंत्रण में रह सके। यानी कि अब सोवियत संघ ने क्या करा, जो भी संसाधन थे सबसे ज़्यादा वो संसाधन का उपयोग हथियारों की होड़ में प्रयोग करता था, यानी परमाणु हथियार बनाने में करता था, जिससे उसका विकास कम हुआ पश्चिमी देशों के मुकाबले। और तो और यूरोप के जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे, अब बाकी के जो संसाधन थे वह अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के देशों के पिछलग्गू पर खर्च करता था ताकि उनका विकास कर सके। इससे क्या हुआ कि उसकी अर्थव्यवस्था और धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, जिसका जो यह विघटन का कारण बना। चौथा, कम्युनिस्ट पार्टी का 70 सालों तक वर्चस्व जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। ये 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व रहा जो जनता के प्रति बिल्कुल जवाबदेह नहीं थी। वो जनता की बिल्कुल सुनती नहीं थी, और अभिव्यक्ति जनता का वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी। उसमें भी भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया था। अगला जो है वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कि सोवियत संघ के गणराज्य के देश में किसी भी नागरिकों को बोलने की आज़ादी, अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी बिल्कुल नहीं थी। फिर राष्ट्रवाद की भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार। धीरे धीरे सोवियत संघ के गणराज्यों के देशों में जो लोगों में थी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई थी और संप्रभुता की इच्छा का उभार आने लगा था। यानी कि जो सोवियत संघ पहले रूस के ही नीतियां फॉलो करता था, लेकिन अब वहाँ के सभी देश अपनी अपनी संप्रभुता को लेकर राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ सोवियत संघ गणराज्यों से अलग हो गए। सोवियत गणराज्य में रूस का अधिक वर्चस्व होना, कि सोवियत संघ में 15 राष्ट्रों का एक सोवियत संघ था जिसमें सबसे ज़्यादा जो दादागिरी थी वो रूस की चलती थी, जिस वजह से ये सभी देशों ने अपने अपने संप्रभुता के लिए सोवियत गणराज्य से अलग अलग होकर नए नए देश बनाए। नौकरशाहों का भ्रष्ट होना, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के अंदर जितने भी नौकरशाह थे वो क्या हो चुके थे, भ्रष्टाचारी हो चुके थे, जिसकी वजह से लोगों के कार्यों पर ध्यान, लोक कल्याण के लिए वो कार्य नहीं कर पा रहे। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं #द इंडियन यूथ फाउंडेशन। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन और शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स आवर वीडियो।